राजा सर आप लोग के समक्ष आ गए हैं। ये नई वीडियो लेकर के हम आए हैं आप लोग के समक्ष। ये आपका डीआरडीओ का यदि आप फॉर्म भरे हैं, यदि आपका ट्रेड इलेक्ट्रिकल ग्रुप से मर्ज करता है, मैच करता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थात इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ICTSM आते हैं। तो यदि आपका ट्रेड यदि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त में इसका विवरण जानेंगे, उसके बाद इसमें बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे, आप बारीकी से देखेंगे। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सो गाइज हम लेकर के चलते हैं इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। इंट्रोडक्शन, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के बारे में, मतलब परिचय, सुरक्षा एवं सावधानियां, ठीक है ना। तो कहता है कि वर्तमान में इलेक्ट्रिकल उपकरण हमारे प्रतिदिन के कार्यों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गए हैं। सबके सब उपकरण बिजली से चलते हैं और इन उपकरणों को उपयोग करने वाले एवं विद्युत लाइनों और हाई वोल्टेज सर्किट पर काम करने वाले टेक्नीशियन की लापरवाही उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर सफलतापूर्वक एवं सावधानीपूर्वक काम करने के लिए टेक्नीशियन को स्पष्ट पता होना चाहिए कि उसे क्या और कैसे करना है, ठीक ना। इस उपकरण को अपने काम के स्थान को साफ और नियमित रखना होगा और जिसमें हर औजार और यंत्र का अलग स्थान होगा, ठीक है ना। और इस अध्ययन से हम संबंधित वस्तुनिष्ठ भी हम पढ़ेंगे। देखिए कहता क्या है कि आपका काम का नॉलेज होना चाहिए। जैसे किसी के घर में यदि लाइट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया हो और आपके पास कॉल गया, यदि आप टेक्नीशियन है उस एरिया में, तो आपके पास कॉल गया कि हाँ मेरे घर का लाइट यदि डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि उस आदमी का कनेक्शन किस मतलब फेज से है, ठीक है ना। और वो उसका मतलब जो कनेक्शन जो है कहाँ से स्थानांतरित हो रहा है और ज़्यादा टेंडेंसी कहाँ गड़बड़ी होने का है। सर्वप्रथम तो हम चेक करेंगे उसके घर में मीटर में कि उसका लाइट आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद यदि पता चलता है कि उसके मीटर में लाइट नहीं आ रहा है तो मतलब पोल से ही गड़बड़ है, तो वहाँ जा कर के हम अपडेट करते हैं। ताकि यही चीज़ कह रहा है कि उसे पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के बारे में। लेकिन अब चलिए अब हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ इसका क्वेश्चन। जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है सारे को देखेंगे। अब कहता है 1 नंबर में, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। पूर्ण सुखी अवस्था मानव शरीर का कैसे रेजिस्टेंस होता है, मतलब कैसा रेजिस्टेंस होता है। कहता है रेजिस्टेंस मतलब होता है कि प्रतिरोध, मतलब R, ठीक है ना। R का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अब यहाँ पे कहता है कि 1000 ओम, 2000 ओम, 4000 ओम या 1 लाख ओम, मतलब 10 लाख ओम। तो अब कहता है कि इसका रेसिस्टेंस जो होता है सूख जाता है। जैसे मनुष्य का शरीर काम करना बंद कर दे तो उसमें रेसिस्टेंस, प्रतिरोध जो होता है ना, रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध होता है। मतलब प्रतिरोध का उपयोग क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करना। जो करंट जैसे प्रवाह हो रहा है, जैसे अब एक स्थान से दूसरे स्थान से जैसे हम क्या करंट प्रवाह हो रहा है, तो उस करंट की धारा को रोकने का काम करता है, उसको प्रतिरोध कहते हैं। नहीं R इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं V इंटू आई होता है, ठीक है ना। तो I इक्वल टू R बाई, मतलब I इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाई R बाई V हो जाता है। तो आपको ये जानना होगा कि R बराबर V इंटू आई होता है। तो ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 10 लाख वोल्ट मतलब सबसे ज़्यादा तक होता है, ठीक है ना। फिर चलिए 2 नंबर में, इसका मतलब B आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में, आदमी का शरीर ... मिली एम्पियर करंट सहने का क्षमता रखता है। अब सुनिए, करंट सहने का क्षमता मतलब क्या है कि आपका झटका कितना तक बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कहता है कि 1 मिली एम्पियर जो होता है, 1 मिली एम्पियर पर तो आपको पता नहीं चलेगा कि धारा प्रवाह भी हो रहा है, ठीक है ना। 5 मिली एम्पियर में क्या होगा कि आप सुरक्षित रहिएगा, ठीक है ना। लेकिन सहने का बात बोल रहा है कि कितना करंट तक सहने की क्षमता होती है। और 10 मिली एम्पियर तक क्या होगा, आप वहाँ तक क्या कीजिएगा, अनुभव आपको होगा कि अच्छा करंट फ्लो हो रहा है, करंट प्रवाह हो रहा है, नहीं। और 20 पर क्या होता है, हो सकता है कि 20 पर आपको दर्दनाक झटके लग सकते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि 20 तो नहीं, लेकिन 10 भी से भी ज़्यादा हम सोच सकते हैं, मतलब 15 एम्पियर। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है ना। हाँ अब चलिए आगे। शॉक लगने पर ... कार्य करना चाहिए, नहीं
क्या तेजी से कार्य करना चाहिए, तत्परता से काम करना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए, या उपरोक्त में से सभी करना चाहिए? नहीं। तो देखिए, जब शॉट लगने पर आपको क्या करना चाहिए, क्विक काम करके निकलना चाहिए वहां पे, ठीक है ना, तेजी से काम करना है और एकदम सावधानी पूर्वक और तत्परता के साथ करना चाहिए कि इसके बाद हम सांस लेने से पहले हम काम को कर दें। इस तरह से एकदम तत्परता के साथ करना चाहिए, ठीक है ना। ऑल ऑफ दिस होगा, डी होगा इसका आंसर। फिर चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन में, कृत्रिम सांस की प्रक्रिया डॉट डॉट पर शुरू करनी चाहिए। मतलब क्या है, कृत्रिम आर्टिफिशियल जो सांस की प्रक्रिया है डॉट डॉट पर शुरू करना चाहिए। नज़दीकी हॉस्पिटल, सुरक्षित स्थान, दुर्घटना स्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है इसमें, आपको इसमें क्या लगता है, नज़दीकी हॉस्पिटल से, ठीक है ना, नज़दीकी हॉस्पिटल से हमको शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन 4 नंबर में देखिए फिर से क्या कर रहा है कि कृत्रिम सांस की प्रक्रिया डॉट डॉट पर शुरू कर रहा है। कृत्रिम सांस मतलब आर्टिफिशियल होना चाहिए, मतलब आपको सांस लेने में दुर्घटना हो जाता है तभी ना हम लोग क्या करते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, कठिनाई होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। आर्टिफिशियल हम लोग नेचुरली सांस लेना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि दुर्घटना के स्थान पर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर 4 का सी होगा। 5 नंबर में, शॉक लगने पर आवश्यक निर्देश क्या क्या होना चाहिए। शॉट यदि आपको झटका लग जाए करंट का, तो आपको सर्वप्रथम क्या निर्देश होना चाहिए, आपके लिए क्या आपको करना चाहिए, रोगी के शरीर को गर्म रखें, 1 नंबर। 2 में, सांस चलने पर तुरंत जले भाग पर दवा लगाएं, सही बात है। अच्छा, इसके बाद सभी दवाइयों का डॉक्टर के निर्देश पर ही दे, मतलब कोई भी दवाई दीजिए डॉक्टर के निर्देश, मतलब डी आपका आंसर सही है, ठीक है ना, डी आंसर सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर रोगी बेहोश हो जाए, नहीं बेहोश है परंतु उसकी सांस चल रही हो, तब क्या होगा। कमर तथा छाती के सभी कपड़े ढीले कर दे, या घाव को साफ पानी से साफ करें, या लगातार सांस के चलने की गति जांचते रहे, उपरोक्त में से सभी, ये बताइए आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 6 नंबर है, अर्थात ये सभी होगा, सभी होगा, ठीक है ना। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक आग का मुख्य कारण क्या है। इलेक्ट्रिक से आग लगने का मुख्य कारण क्या है, ढीले जोर पड़ना, मतलब 2 तार का कनेक्शन जो कर रहा है ढीला होना, अधिक लोड होना, खराब फ्यूज का लगाना, इसमें से सभी, ठीक है ना। तो अब इसमें कह सकते हैं कि इसमें से सभी। ढीला तार जोड़िएगा, हो सकता है कि तार धनक सकता है, अधिक मतलब लोड दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका ब्लास्ट भी कर सकता है, बॉल फ्यूज हो सकता है, नहीं या लोड कैपेसिटी काम ना करे तो फिर दिक्कतें हो सकती है। खराब फ्यूज भी लगाइएगा, अब मोट तार के फ्यूज लगा दीजिएगा, आप करंट आया ज़्यादा तो फ्यूज भी नहीं उड़ेगा तो तार झनकबे ना करेगा जी, शॉर्ट सर्किट होगा ही ना होगा। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। फिर कहता है कि आग लगने की मौलिक शर्तें क्या है, ईंधन और हवा, ईंधन हवा और तापक्रम, या तापक्रम और ईंधन, हवा और तापक्रम, ये बता दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है और कहता है क्या, तो आप यहाँ पे देखिए बी नंबर आंसर, ईंधन हवा और तापक्रम, मतलब आग लगाने के लिए आपको तो हवा की उपस्थिति में ही आप आग जला सकते हैं। ईंधन से आप क्या कहता है, ईंधन सहयोग देता है आग लगने के लिए, जैसे मिट्टी तेल हो गया, चाहे केरोसिन तेल हो गया, जो भी हो। तापक्रम, टेम्परेचर भी होना चाहिए, टेम्परेचर कम रहेगा तो आग जल्दी लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो बी नंबर आंसर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आग को नियंत्रित करने के लिए मौलिक तरीके क्या है। ज्वलनशील पदार्थ को दूर रखें, मतलब आग को नियंत्रित करने का, हवा को वहां पहुंचने से रोकना, तापक्रम को कम करना, उपरोक्त में से सभी। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका डी होगा, उपरोक्त में से सभी, ठीक है ना, उपरोक्त में से सभी। ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना चाहिए, बिल्कुल दूर नहीं तो आग लगेगा ही लगेगा। हवा को वहां पहुंचने से रोकना, हवा की उपस्थिति में ही आग लगता है। तापक्रम को कम करना, मतलब टेम्परेचर के कारण भी। अभी बी नंबर आंसर देखे हैं 8 नंबर का, तो वो सारा चीज, मतलब आपका डी आंसर सही है। सीढ़ी पर चढ़कर कार्य करना होता हो तो तब क्या होगा। तो सीढ़ी पर यदि चढ़ करके काम कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आदमी इसको पकड़े रखे, दीवार के साथ लगा दे, या इसको स्थान छोड़ दे, या इनमें से कोई ना हो। मतलब देखिए, कब जब कोई काम कर रहा है सीढ़ी पर है तो हो सकता है कि सीढ़ी वो स्लाइड कर सकता है, स्लोप मतलब फिसल सकता है, तो इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक आदमी को देना पड़ेगा वहाँ पकड़ने के लिए, ठीक है ना। फिर देखिए, बारिश में जंग से बचने के लिए
औजार पर लगाए जाते हैं क्या? पानी, पेंट, ग्रीस और मिट्टी का तेल। बारिश में जंग से बचने के लिए क्या लगाया जाता है? अब आपको तो पता है कि जंग से बचने के लिए पेंट करते हैं, लेकिन पानी तो नहीं लगाया, पानी तो और ख़राब करता है। अब यहाँ पे कहता है कि औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, आयरन है वो, तो उस पे हम लोग ग्रीस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ग्रीस तेलीय होता है, पानी उस पर टिकता नहीं है, तो वो जंग जल्दी नहीं लगेगा, जंग से बचा रहेगा। ठीक है ना। फिर आगे चलिए, बिजली सर्किट में आग लगने पर कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए? पानी का, फोम का, रसायन का या कार्बन डाइऑक्साइड का? बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि पानी में हम जान रहे हैं पानी भी एक तरह का आग लगने में भी सहायक प्रदान करता है। पता है होना चाहिए आपको कि अब पानी हमारा क्या है, H2O से बनता है। हाइड्रोजन गैस जो है हम जानते हैं कि अति ज्वलनशील होता है। और आपको ये भी पता है कि आग हम जब तक हम आग जलाते हैं तो हवा की उपस्थिति में ही जलाते हैं, तो ऑक्सीजन भी है। तो H2O जो है, आप बताइए कि H2O जो है, हम लोग जानते हैं कि जल जो है आग लगने में सहायक है, तो फिर हम लोग जल का प्रयोग क्यों करते हैं आग बुझाने के लिए, और कहाँ करते हैं? ये आप यदि जान रहे हैं तो जरूर इस कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। और ये आपका हो गया 12 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। सो गाइज, ओके, बाय बाय।